नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल अपराध की ओर। इसी श्रृंखला में अब हमारा अगला अधिनियम होगा पीसी-पीएनडीटी एक्ट 1984। तो चलिए पीसी-पीएनडीटी एक्ट से जितने भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। अधिनियम का नाम है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिशत अधिनियम 1994। तो साथियों, सबसे पहले तो हमारा ये अधिनियम का नाम है जिसको काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। तो आपसे निम्न में से वो सीधा सा पूछ सकता है, यहाँ से सवाल यही बनेगा कि लिंग चयन प्रतिशत से संबंधित कौन सा अधिनियम है। तो आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम होगा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। या यहाँ से वो सीधा इस प्रकार से भी सवाल बना सकता है कि पीसी-पीएनडीटी एक्ट का पूरा नाम क्या है, और वो इंग्लिश में नहीं होकर हिंदी में होगा सीधा सा। तो पहला इस यहाँ से फिर वापस यही गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। आपके सवाल ऐसे ही एग्जाम में आने हैं पूरे। तो देखिए आगे, इसी प्रकार से आगे हम बात करें, इसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं, जान सकते हैं, पीसी-पीएनडीटी एक्ट 1994, यानी कि हम बात करें पीसी-पीएनडीटी एक्ट 1994। अब यहाँ से एक सवाल बनता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि ये पीसी-पीएनडीटी जो एक्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फुल फॉर्म आपसे पूरा एग्जाम में पूछ सकता है। पीसी-पीएनडीटी एक्ट की फुल फॉर्म होगी, बस दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिटेशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ से बनता है, इसके अन्य नामों में लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपको याद रखना है 1994 में। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम वो भी 1994 में। इसके अन्य नाम है, इसको इस नाम से भी जान सकते हैं हम, या एग्जाम में एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। लेकिन यदि आपसे वास्तविक नाम पूछा जाए कि इसका असली नाम क्या है, ओरिजिनल नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है साथियों। चलिए अभी यहाँ से अगला सवाल हमारा क्या बनता है। अगला सवाल हमारा यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक्ट राजपत्र में यदि हम बात करें कब प्रकाशित हुआ। तो याद रखना साथियों, राजपत्र में यदि हम बात करें तो 20 सितंबर 1994 को ये हम बात करें एक्ट जो है राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। ये लागू कब से हुआ, तो आपको ये याद रखना है 1 जनवरी 1996 को ये अधिनियम लागू हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें इस एक्ट की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए आपके संसद के द्वारा पारित सभी अधिनियम क्या होते हैं, सांविधिक प्रकार के होते हैं, सांविधिक इनकी प्रकृति होती है। आगे हम बात करें एक्ट में संशोधन कितनी बार हुआ, तो आपको याद रखना है पीसी-पीएनडीटी एक्ट में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है साथियों। 2 बार कब कब हुआ, आपसे यह भी अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है, एक तो 2001 में और एक 2003 में। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर इस एक्ट में अब तक 2 बार संशोधन हो गया, 2001 और 2003। चलिए इस एक्ट में हम बात करें अध्याय या भाग, तो टोटल आपके कितने हैं, 8 अध्याय या हम बात करें भाग इस एक्ट के अंतर्गत हैं। और इस एक्ट में टोटल कितनी धाराएं हैं, तो आपको याद रखना है टोटल 34 धाराएं हैं। ठीक है, तो साथियों देखो देखने में ये आ रहा है कि अब जो आपके एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं और सवाल जो बनेंगे आपके राजस्थान पुलिस के अंदर महिला बाल अपराध का जो सी सेक्शन है उसके अंदर, वहाँ सीधा स्टैटिक सवाल वो आपसे पूछ रहा है और पूछेगा। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ, एक्ट लागू कब हुआ। प्रत्येक एक्ट के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। एक्ट का पूरा नाम, ये सारे सवाल आपके सामने जो पहली क्लास में जो बताए जाते हैं यहाँ से आप याद रखना। प्रत्येक पारी में 2 से 3 सवाल आपके इसी फ्रेमवर्क से होंगे साथियों। चलिए एक्ट की प्रकृति ये तो कॉमन चीज हो गई। अब एक्ट में संशोधन, एक्ट में अध्याय, एक्ट में धाराएं, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यानी कि एक्ट में अध्याय कितने हैं, 8 अध्याय हैं पीसी-पीएनडीटी एक्ट में। धाराएं कितनी हैं, 34 धाराएं। संशोधन कितनी बार हुआ, 2 बार, 2001 में और 2003 में। ये सामान्य सी चीज़ें हैं। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ जब आपके एग्जाम में सवाल आएंगे तो आप देखकर बड़े खुश होंगे, क्योंकि सवाल
यही बनने हैं। और जितने भी एग्ज़ाम हम अदर स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर भी यही सवाल पूछे गए हैं और इसी प्रकार से सवाल बनाए गए हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के आपके जो हैं सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब हम गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के जो टोटल 8 भाग हैं, इन 8 भागों के बारे में बात करते हैं। इन 8 भागों की हेडिंग क्या है और इनसे संबंधित जो धाराएं हैं वो कौन सी है, क्योंकि सीधा ही एग्जाम में हमसे ये सवाल पूछा जाएगा भाग का हेडिंग और साथ में इससे संबंधित इस एक्ट की धाराओं के हमसे सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए उनको कवर करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक। देखिए प्रारंभिक में हम बात करें तो धारा 1 व 2, यानी कि केवल 2 धाराएं भाग 1, ये भाग 1 है। ठीक है, भाग 1 की हेडिंग क्या है? प्रारंभिक और इससे संबंधित धाराएं, धारा 1 व 2। आनुवंशिकी सलाह केंद्रों और आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनियमन। इसके लिए यदि हम बात करें तो धारा 3 क और 3 ख, यानी कि धारा 3 का प्रावधान है और उसी में 2 धाराएं और जोड़ी गई हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन। और विनियमन के लिए हम बात करें तो धाराएं 4, 5 और 6, 3 धाराओं का यहाँ पर विवरण दिया गया है साथियों। आगे हम बात करें केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। तो देखिए केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ से आपके धारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 क। ठीक है, तो हम बात करें धारा 7 से लेकर धारा 16 क तक हम बात करें केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड से संबंधित धाराएं हैं। आगे हम बात करें समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति, तो इसमें हम बात करें धारा 17 और इसी के साथ धारा 17 क। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आनुवंशिकी सलाह केंद्रों और आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण। किसकी बात की जा रही है? रजिस्ट्रीकरण की बात की जा रही है। और इसके लिए हम बात करें धाराएं बनाई गई हैं 18 धारा, 19 और 20 और 21, 4 धाराओं का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं अपराध और शास्तियाँ। देखो इसमें जो धाराएं 22 से हम शुरू होती हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, यानी कि 22 से लेकर 28 तक हम बात करें अपराध और शास्तियों के संबंध में ये धाराएं हैं। गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक हम बात करें लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 से संबंधित। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में धारा 29, 30, 31, 32, 33 और 34, यानी कि जो शेष धाराएं बच गई वो प्रकीर्ण में। अब देखिए इसको हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? देखो सबसे पहले किसी भी चीज का एक्ट का प्रारंभ होता है। प्रारंभ के बाद में हम बात किसकी कर रहे हैं? गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक की। इसके लिए क्या है? जेनेटिक, यानी कि आनुवांशिकी तौर पे सलाह केंद्र होंगे, आनुवांशिकी प्रयोगशालाएं होंगी। सबसे पहले इनका विनियमन, यानी कि इनके लिए नियम बनाए जाएंगे। सही, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का यदि हमें लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, हम बात करें हमारे यहाँ पे जो सोनोग्राफी मशीनें होते हैं, सोनोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनके लिए हम बात करें, उनके लिए सबसे पहले क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं कि साहब ये नियम होने चाहिए, कोई भी कानून बनता है। फिर उसके बाद में प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का भी विनियमन होता है। ठीक है, जो टेक्निक्स हम बात करें, यहाँ पर जो मशीनें लाई जाती हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो हम बात करें, अगला है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। अब इसके लिए क्या होगा कि इन तकनीकों में समय समय पर संशोधन करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की नियुक्ति की गई है, जो ये क्या करेगी? ये नियम और कानून बनाएगी। अब अगला हम भाग 5 की बात करें। अब केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड क्या करेगा? समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति भी इसके लिए क्या की जाएगी? नियुक्त की जाएगी, जो इसकी जांच करते रहेंगे समय समय पर कि वास्तव में सही रूप से सुचारू चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जिनका हमने सलाहकार केंद्रों का, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और आनुवंशिक क्लिनिकों का हमने स्थापना करने के लिए नियम बनाए, जिनकी स्थापना हमने की। इसके बाद में इस एक्ट के तहत यदि हमने नियम बना दिए, अब क्या करना पड़ेगा? सलाह केंद्र स्थापित करना होगा, प्रयोगशालाएं हमें स्थापित करनी होगी, क्लिनिक यदि हमें स्थापित करने होंगे तो उनका क्या करना पड़ेगा? हमें रजिस्ट्रेशन हमें करवाना पड़ेगा।
और अब इसके बाद में जो ये एक्ट धारा हम बात करें भाग 1 से लेकर 6 तक जो प्रावधान किए गए हैं, यदि उससे संबंधित उनका कोई उल्लंघन करता है तो वह अपराध होगा और ऐसी स्थिति में उस पर जुर्माना होगा। तो हम बात करें अपराध और शास्तियों का प्रावधान यदि हम बात करें तो भाग 7 यहाँ पर करता है साथियों। और जो अन्य विविध चीज़ें बच जाती हैं उन्हें हम प्रकीर्ण के रूप में जानते हैं। तो हमें यहाँ से सीधे तौर पर यदि हम बात करें सबसे पहले प्रारंभिक किसी एक्ट का, उसके बाद में हम बात करें अनुवांशिकी सलाह केंद्रों, अनुवांशिकी प्रयोगशालाओं, इनका क्या होगा, विनियमन होगा। इसके बाद में हम बात करें तकनीकों का विनियमन, तीसरा भाग। चौथा भाग यदि हम बात करें सलाहकार बोर्ड, हम केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की क्या होगी, स्थापना होगी। 5 में हम बात करें समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति का प्रावधान है। 6 में इनका क्या होगा, इन सभी का हम बात करें रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आप इसको इस बार 2-3 बार इस तरीके से दोहराएंगे तो आपको ये सारे के सारे भाग ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। अब 7 जब सारा काम प्रक्रिया पूरी हो गई तो क्या होगा, किसी भी चीज का उल्लंघन फिर अपराध होगा। तो भाग 7 में अपराध एवं शास्ति संबंधित है। इसके बाद में आगे की हम बात करें 8 प्रकीर्ण। तो इस प्रकार से आपके 8 के 8 भाग आपको याद हो जाएंगे, साथ में आपकी जो धाराएं हैं ये भी आपको याद हो जाएंगी, बशर्ते आप इनको 1-2 बार रिवाइज करें। चलिए अब हम आगे का रुख करते हैं। यहां से जो सवाल बनेंगे वो किस प्रकार से और कहां से सबसे अधिक सवाल बनने के प्रावधान है। देखो पीसीपीएनडीटी एक्ट पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत अपराध एवं शास्तियों का प्रावधान कौन सा भाग करता है, भाग 7। ठीक है, और साथ में हम बात करें अपराध एवं शास्तियों से संबंधित धाराएं कितने से कितने तक हैं, तो आपको यहां पर मुख्य रूप से याद रखना है 22 से लेकर 28 तक ये धाराएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सारे सवाल आपके इसी प्रकार से आपसे यहां से सुमेलित क्रम के रूप में भी पूछे जा सकते हैं साथियों। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और इससे संबंधित धाराओं के बारे में अब हम बात करेंगे साथियों। अब हम बात करेंगे टोटल 34 धाराओं के बारे में। कितनी धाराएं हैं इस एक्ट में, 34 धाराएं। और इसी में से अब हम शुरू करते हैं धारा 1 से। सबसे पहली धारा 1 जिसका नाम है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम यही है, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिशत अधिनियम 1994, या हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। चलिए विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारत पर है, और यदि हम बात करें प्रारंभ तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 1 जनवरी 1996 को, 1 जनवरी 1996। चलिए आगे हम बात करते हैं परिभाषाएं। तो हम बात करें परिभाषाओं के अंतर्गत इस एक्ट से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से सुनिएगा। आनुवांशिकी सलाह केंद्रों, आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवांशिकी क्लिनिकों का विनियमन। ठीक है, हमने पिछली बार भाग की हेडिंग पढ़ी थी और यहाँ पर ये धारा 3 की हेडिंग है। चलिए आगे बात हम करें धारा 3 क लिंग चयन पर प्रतिषेध। काफी इंपॉर्टेंट धारा है, याद रखिएगा, ये बाद में जोड़ी गई है और यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। आगे हम बात करें धारा 3 ख, ऐसे व्यक्तियों को प्रयोगशालाओं को, क्लिनिकों आदि को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, इनको प्राश्रव्य मशीनों का जो हम कहें विक्रय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्राश्रव्य मशीनों का विक्रय प्रतिषेध किया जाता है, यानी कि इनको प्राश्रव्य मशीनें, यानी कि जिसको आप कहते हैं, जो हम बात करें सोनोग्राफी करने की जो मशीनें होती हैं जिनके द्वारा लिंग चयन का पता लगाया जा सकता है कि भाई भ्रूण में महिला बच्चा है, या हम बात करें बच्चे में हम कहें जो भी है बालिका है या बालक है, इस प्रकार से इस मशीनों के माध्यम से पता किया जा सकता है। इसी कारण इस एक्ट में ये बाद में प्रावधान किया गया है कि भाई किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी, किसी प्रयोगशाला को भी, किसी क्लिनिक को भी और किसी भी व्यक्ति को, यानी कि पर्सनल रूप से जो इस एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ठीक है, उसको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सोनोग्राफी करने वाली कोई मशीन या उपकरण का हम बात करें यहाँ पर विक्रय नहीं किया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 4, प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन। ठीक है, यानी कि प्रसव पूर्व से पहले जो हम बात करें निदान तकनीकें जो होती हैं उनके लिए नियम बनाए जाते हैं, उनका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। चलिए धारा 5 प्रावधान करती है गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण की संसूचना का प्रतिषेध। संसूचना
देखिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम बात करें प्राश्रव्य मशीनों का, हम बात करें प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के माध्यम से यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले स्त्री की जो है लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी, लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। और स्त्री के साथ यदि उसके हस्बैंड वगैरह रिश्तेदार वगैरह हैं तो वो इस सहमति पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है। भ्रूण लिंग की संसूचना, यानी कि कोई भी सोनोलॉजिस्ट, कोई भी व्यक्ति जो है किस प्रकार का भ्रूण है, यानी कि उसके अंदर देखो विकार होते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बालक है या बालिका इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई बात वो नहीं कहेगा, सूचना नहीं देगा किसी भी महिला को, किसी व्यक्ति को, किसी को भी। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 6, लिंग अवधारणा का प्रतिषेध। ठीक है, लिंग अवधारणा यानी कि बालक या बालिका है उसके संदर्भ में। धारा 7, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन, इसके लिए। और आगे हम बात करें धारा 8, सदस्यों की पदावधि, यानी कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, उनकी पदावधि कितनी होगी, उसके बारे में धारा 8 में प्रावधान किया गया है। तो चलिए आगे की धाराओं की ओर बढ़ते हैं साथियों। धारा 9, बोर्ड के अधिवेशन, यानी कि केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के जो अधिवेशन होंगी, जो बैठकें होंगी, उनका प्रावधान। आगे हम बात करें धारा 10, धारा 10 का संबंध रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। इसका अर्थ ये है यदि जो हम बात करें केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड में किसी पद पर कोई रिक्ति है, कोई खाली है, तो उस समय यदि उस बोर्ड के द्वारा कोई भी कार्यवाही की जाती है किसी भी प्रकार की, तो वो कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी, अर्थात उस कार्यवाही को मान्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल किसी पद खाली होने की वजह से उस कार्यवाही को जो हम कहें माना नहीं जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करें धारा 11, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन। देखिए विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कभी कभी कुछ हम बात करें कार्यों के लिए कुछ व्यक्तियों की हम बात करें अस्थायी नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है। सहयोजन यानी कि अस्थायी तौर पे उनको हम साथ में काम करने के लिए इस बोर्ड में स्थान दिया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 12, बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, यानी कि बोर्ड के अंदर जो भी अधिकारी होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उनकी नियुक्ति का प्रावधान धारा 12 करती है। चलिए धारा 13, बोर्ड के आदेशों व अन्य लिखितों का अधिप्रमाणन, यानी कि बोर्ड के द्वारा जो भी आदेश दिए जाएंगे और अन्य किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही होगी वो लिखित रूप में होगी। ठीक है, ताकि वो उसको क्या किया जा सकते, प्रमाणित किया जा सके कि भाई ये जो काम है बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। चलिए धारा 14, सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निर्हरताएं, यानी कि हम बात करें मुख्य रूप से यहाँ पर योग्यताएं, यानी कि जो भी व्यक्ति केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का सदस्य होगा उसके लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण धारा 14 में किया गया है। धारा 15, पुनः नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार सदस्य रह चुका है पुनः वह सदस्य नियुक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या पात्रताएं होंगी, इसका निर्धारण धारा 15 में किया गया है। धारा 16, बोर्ड के कृत्य, यानी कि बोर्ड के क्या कार्य होंगे, उस बोर्ड के हम केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्यों का उल्लेख धारा 16 में है। आगे हम बात करें धारा 16 के, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राज्य से संबंधित है। धारा 16 के राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन का प्रावधान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, आप एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। धारा 17, समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति का प्रावधान किया गया है। धारा 17 के समुचित प्राधिकारी जो यानी समुचित प्राधिकारी इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी, यानी कि जो समुचित प्राधिकारी होंगे उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, किस प्रकार की शक्तियों का ये प्रयोग इस एक्ट के अंतर्गत करेंगे साथियों। तो चलिए यहां तक की धाराएं क्लियर हो चुकी हैं, तो आगे की धाराओं के बारे में बात करते हैं। धारा 18, धारा 18 प्रावधान करती है आनुवंशिकी सलाह केंद्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं, आनुवंशिकी क्लिनिकों के रजिस्ट्रीकरण का, किसका, रजिस्ट्रीकरण का, यानी कि इनका रजिस्ट्रेशन धारा 18 के अधीन करवाना होगा। आगे हम बात करते हैं धारा 19, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र इनको प्राप्त करना होगा। आगे हम बात करते हैं धारा 20, धारा 20 का संबंध है रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन। कुछ परिस्थितियां यदि इस एक्ट के तहत इस प्रकार का कोई उल्लंघन होता है जिसके माध्यम से इनका क्या किया जा सकता है, रद्दकरण या निलंबन किया जा सकता है। धारा 21 के तहत अपील का प्रावधान किया गया है इसी में। आगे हम बात करें धारा 22, गर्भधारण पूर्व प्रसव
पूर्व लिंग अवधारणा संबंधी विज्ञापनों का प्रतिषेध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, विज्ञापनों का प्रतिषेध। देखिए यहाँ पर आपको इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपको बता दूं 2019 के अंदर काफ़ी जो है चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हम बात करें PCPNDT के संबंध में हम बात करें कुछ दिशा निर्देश एक तरीके से हम कह सकते हैं जारी किया था। हम बात करें एक थोड़ा सा निर्णय भी इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, क्योंकि कुछ लोगों ने या कुछ हम बात करें संस्थाओं ने इस एक्ट के तहत अपील दायर की थी कि इसके अंदर जो कठोर प्रावधान किए गए हैं उनको थोड़ा सरल किया जाना चाहिए। तो इन सभी याचिकाओं को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और एक काफ़ी तल्ख टिप्पणी की गई थी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं उसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान। बिल्कुल भाई, अगर इस प्रकार से कोई विज्ञापन करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी धारा 22 के अंतर्गत ही किया गया है, क्योंकि हमें पता है धारा 22 से लेकर धारा 28 तक किसका प्रावधान है, दंड का। तो चलिए अभी ये दंड से संबंधित धाराएं शुरू हो गई हैं। आगे हम बात करें धारा 23 अपराध और शास्तियाँ, यानी कि किसी प्रकार कोई अपराध होगा उसके लिए क्या दंड क्या जुर्माना निर्धारण किया गया इसमें। धारा 24 प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के संचालन की दशा में उपधारणा, यानी कि ऐसा कोई काम होता है तो उसके लिए यहाँ पर दंड का प्रावधान है। धारा 25 अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति, यानी कि जुर्माना और दंड, ठीक है, और जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं है। देखो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई, यहाँ साफ साफ किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नियम बनाया गया है, कोई भी उपबंध किया गया है, यदि उसके लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है तो भी वहां पर धारा 25 के अंतर्गत उन नियमों और विनियमों के लिए दंड दिया जा सकता है उनका उल्लंघन करने पर। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 26। चलो यहीं आप इसको लिख लीजिएगा। धारा 26 प्रावधान करती है कंपनियों द्वारा अपराध। यानी कि यदि किसी कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध किया जाता है तो उसके संदर्भ में यहां पर बात की गई है साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 27। और धारा 27 का जो प्रावधान है अपराधों का संज्ञेय होना, यानी कि इस हम बात करें अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वे सभी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो अपराधों का संज्ञेय होना, अजमानतीय, जमानत का प्रावधान नहीं है, तथा असमनीय होना। देखिए दोस्तों बोर्ड पे काफी इंपॉर्टेंट है धारा 27। ये आपके सभी धाराएं इंपॉर्टेंट है, दंड से संबंधित जो भी धाराएं हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धारा 27 अपराधों का संज्ञेय होना, अजमानतीय होना तथा समनीय होना, ठीक है। इसके बाद में धारा 18, आप यहां माफ कीजिएगा धारा 28, ठीक है, अपराधों का संज्ञान, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि हम बात करें तो अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, तो आपको वही पता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और जब हम बात करें महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकार के अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम बात करें, धारा 28 तक हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आगे की धाराओं की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए साथियों बात करते हैं धारा 29। धारा 29 का संबंध है अभिलेखों का रखा जाना, ठीक है, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की जाएगी उनकी, और साथ में प्रसव पूर्व निदान तकनीक से संबंधित जो भी कार्रवाई होगी, जैसे मान लो हम बात करें सोनोग्राफी करवाने गए तो सोनोग्राफी से संबंधित जो भी आंकड़े होंगे उन्हें दर्ज करने होंगे, संबंधित व्यक्ति की आईडी ली जाती है। जैसे कि आप जाते हैं, आपने सोनोग्राफी करवाई किसी भी पर्पज से, तो वहाँ पर आपकी आईडी ली जाती है और वहाँ पर आपकी सिग्नेचर करवाए जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने इस पर्पज से ये सोनोग्राफी करवाई है, समझ गए आप। तो ये क्या हो गया, आंकड़े रखे जाते हैं, अभिलेख रखे जाते हैं। धारा 29 इस बात का प्रावधान करती है। धारा 30 की यदि हम बात करें तलाशी लेने का और अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति,
मान लीजिए किसी भी प्रकार से हम बात करें, यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी को इस बात की कोई सूचना मिलती है कि वहाँ पर जो है भ्रूण लिंग परीक्षण किया जा रहा है, तो वो उस स्थान की तलाशी ले सकता है और साथ में वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, यानी कि जो वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, वहाँ के जो आंकड़े होते हैं, उनको भी वो अपने अंडर में ले सकता है। आगे हम बात करें धारा 31 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ये कॉमन चीज हो गई, हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले 2-3 एक्ट है, उसमें धारा 31 के कठिनाइयों का दूर किया जाना। यदि इस प्रकार से इस एक्ट के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई आती है तो उसको दूर करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा इस एक्ट के संबंध में प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाए जाएंगे और साथ में विनियम भी बनाए जाएंगे। अब उन विनियम को बनाने के बाद में हम बात करें, उनको संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और संसद से इस संबंध में अनुमति प्राप्त की जाएगी। तो धारा 33 और 34 इस बात का प्रावधान करती है साथियों। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके जो मुख्य प्रावधान थे और मुख्य बातें थी वे सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहां से मुख्य रूप से आपकी हम बात करें, प्रत्येक पारी में 1 से 2 सवाल आपसे पूछे जाने की संभावनाएं ऊपर से रहेगी साथियों। अब इस एक्ट के डिटेल में हम जाएंगे और ये जो 34 धाराएं हैं इनको हम मुख्य रूप से डिटेल में पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो साथियों, यदि आपको अध्ययन सामग्री और कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, साथ में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा जो भी कंटेंट, जो भी अध्ययन सामग्री आपको प्रोवाइड करवाई जाती है वो सभी आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथी।